फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मेड सिंपल। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया और उस पर फर्दर हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग की। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर, डाल्टन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद का क्या थ्योरी था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये सब हम लोगों ने जाना था फंडामेंटल चीज़ें, जैसे कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एन एटम। ये तो आप लोगों को मैंने बताया ही था। वेल, व्हाट एन एटम इज़ एक्चुअली, तो ये भी हम लोगों ने जान लिया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को भी जाना था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे अपने चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी जान ली थी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आई होप आप लोगों को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब इसके टर्म्स को जानते हैं। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कुछ कुछ स्पेसिफिक टर्म्स भी थे, तो चलिए उनको पहले जानते हैं। तो पहला टर्म था एटॉमिक मास यूनिट, AMU, which is standard unit for measuring mass of an atom, is equivalent to 1/12 mass of an carbon-12 isotope। तो इससे आप लोग क्या समझते हैं कि जो एटॉमिक मास हम लोग का यूनिट है, which is the standard unit of measuring atoms, you know, so तो that is actually equivalent to 1/12 mass of a carbon-12 isotope। तो ये बहुत ही क्लियर चीज़ होगी कि like the एटॉमिक मास यूनिट जो AMU है वो हमारा 1/12 मास ऑफ कार्बन-12 आइसोटोप के इक्विवेलेंट है। तो ये बात तो बहुत ही क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप आगे पढ़ोगे कि इससे पहले डेरिवेशंस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ही माना गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। The smallest possible amount of matter that still retains its identity as a chemical element is now known to consist of nucleus surrounded by an electron। तो ये आप लोग स्ट्रक्चरली जानते ही होंगे कि ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है कि ये बीच में न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये हमारा ये शेल है, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में क्या हो सकता है? एक हो सकता है। उसके बाद सबसे कम प्रोटॉन्स एक, सबसे कम न्यूट्रॉन्स एक। तो ये बात तो बहुत ही साफ है कि सबसे छोटा जो हो सकता है वो यही स्ट्रक्चर है। और ये आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं? इसको हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं हम लोग आज। तो ये आप लोगों को बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए इसको हम लोग फर्दर कुछ ड्रिल नहीं करेंगे, इसको आगे बढ़ते हैं अब। तो अगर आप लोगों को कोई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कोई दिक्कत है तो आप मुझे और कमेंट्स कर सकते हैं इन टर्म्स के ऊपर। मुझे इस पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा चाहे आप वो कर सकते हैं कमेंट्स मुझे। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अब लिमिटेशंस को जानते हैं, तो जो हम लोगों ने पढ़ा था। ओके, तो चलिए अब हम लोग से लिमिटेशंस को जानते हैं। जैसे कि पहली लिमिटेशन दी गई है, एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू ग्रुप्स ऑफ एटम्स। For example, hydrogen, nitrogen, oxygen gases exist in nature as a group of two atoms. This indicates that smallest unit capable of independent existence is not an atom, but a group of atom। तो चलिए, तो जैसा कि आप तो जानते ही होंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में। What are molecules? The molecules are the individual substances capable of independent living, which can combine, which are the combination of elements of atoms of different elements or of the same elements only। यानी कि same elements में we have oxygen O2 and of the different elements we have H2O water। So these are the compounds which are basically the most fundamental in sense of individual living। So we know that actually that atoms combine to form molecules, right? Atoms जब मिलते हैं तो molecules हमें मिलते हैं। तो इसमें एक्चुअली एक चीज़ हो रहा है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का होता है, लेकिन डाल्टन सर ने तो हम लोग को कहा था कि एटम्स का होता है। लेकिन ये चीज़ गलत है, ये हमारा मेन कैच है इस चीज़ का। ये चीज़ एक्चुअली सही नहीं है। मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के कैपेबल हैं, ना कि एटम्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक लिमिटेशन निकाल ली। अब दूसरी लिमिटेशन देखते हैं। हमारे डाल्टन साहब ने जो कहा था कि जिसकी इलेक्ट्रॉन्स इनडिविजिबल है, यानी कि इनडिविजिबल यानी कि डिविजिबल नहीं है, वो डिवाइड नहीं कर सकते हम लोग एटम को। तो सर ये भी आज हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। वी हैव ऑलरेडी प्रूव दैट सम एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट, लाइक वी हैव अ न्यूक्लियस। लेट मी ड्रॉ सम देयर। लाइक वी हैव दिस न्यूक्लियस, 1 minute, we have this nucleus, 1 minute, we have the nucleus, right? We have a nucleus. In the nucleus we have protons,
and in the same nucleus we have protons and in the same we have neutrons. तो उसके अराउंड आप लोग ये भी जानती होंगे कि प्रोटॉन्स के और न्यूक्लियस के यानी कि जो अगर हम लोग माने तो न्यूक्लियस, तो उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो अब एक तरह से तो यहाँ क्या हो रहा है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तो बन रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करें कि दैट इज सर आपने तो ये कहा था कि एटम्स इनडिविजिबल है, लेकिन हम लोग के पास तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि एटॉमिक डिविजिबल है। और एक और चीज़, डाल्टन सर ने कहा था कि एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स कैन हैव टोटली डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उनके अकॉर्डिंग एक और चीज़ थी, उन्होंने कहा था कि कोई भी सिमिलैरिटीज़ नहीं होने वाली हैं, लेकिन हम लोग को आज ये पता है आइसोटोप्स और आइसोबार्स के थ्रू कि नहीं, ऐसा नहीं है। एक ही एलिमेंट के दो डिफरेंट एटॉमिक मासेस, दो एलिमेंट्स को सेम भी हो सकते हैं और एटॉमिक नंबर भी सेम हो सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों को आइसोबार्स और आइसोटोप्स का कंसेप्ट है ये। तो इस अकॉर्डिंग तो कुछ सिमिलरिटीज़ तो हमें मिल गई। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, यानी कि जो एटम्स होते हैं एक सेम एलिमेंट के, उनके पास डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे क्लोरीन का एक्चुअली मास नंबर होता है हम लोग का 35, लेकिन फिर हम एक और हम लोग का क्लोरीन का है जो कि इसका होता है 37, उसका वो हमारा एटॉमिक नंबर 17 ही रह जाता है। वैसे उटोनियम में 225, 235, 238, 92 नीचे। तो इससे क्या हो रहा है, ये प्रूफ हो रहा है कि एटम्स जो सेम है उनके पास डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं। तो आइसोबार्स में होता है कि जो डिफरेंट है उनके पास सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जिससे ये प्रूफ होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर एलिमेंट्स के पास जो सेम कैरेक्टर्स हो। इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एटम मस्ट हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड दिस इज ऑल्सो नॉट नेसेसरी दैट एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑलवेज हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट्स और उनकी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने प्रपोज किया उसके बारे में जानते हैं। जे थॉमसन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ही वॉज अ वेरी ग्रेट साइंटिस्ट। उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को प्रूव किया जो कि आज के दौरान हम लोग नहीं जनरली जानते हैं, जनरली उस टाइम नहीं जानते थे बहुत लोग। तो उन्होंने ऐसे ऐसे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट्स किया, प्रूव किया, जो कि उस टाइम के लिए बून टू द केमिस्ट्री, दे वर सिंपली बून टू द केमिस्ट्री। बहुत बड़े वो चीज़ें थी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में भी जानते हैं। Okay, J.J. Thomson was a scientist who is credited for the discovery of first fundamental particle called electron through a series of different experiments and testing in a special kind of tube called discharge tube. तो चलिए अब हम लोग इसके ऊपर बढ़ते हैं। तो जे थॉमसन वो पहले इंसान थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स, हमारे सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसको उन्होंने हमें प्रूफ करके दिखाया कि कैसे वो इंट्यूटिवली उन्होंने प्रूफ किया कि उसका एग्जिस्टेंस होता है। भाई ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कैसे उन्होंने ये बात को प्रूव किया। अब ये बात हमें इस सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो इन्होंने कंडक्ट की उसके थ्रू पता चलता है। तो चलिए उन सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो अब जे थॉमसन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो जे थॉमसन ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की थी वो उन्होंने किया था कैथोड रे ट्यूब में। जब उन्होंने कैथोड रे ट्यूब लिया, आप बगल में पिक्चर देख पा रहे हो यहाँ पे कैथोड रे ट्यूब का ये वाला कुछ। तो इस पोर्शन में इन्होंने एक कैथोड रे ट्यूब लिया जिसको सबसे पहले विलियम क्रूक्स ने यूज़ किया। विलियम क्रूक्स ने यूज़ किया। उन्होंने इस डिस्चार्ज ट्यूब को डिज़ाइन किया और इन्होंने इसे क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब कहा। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जहाँ पे जे थॉमसन ने क्या किया कि ऐसे ही कुछ सिमिलर फिगर लिया, लेकिन इस जगह के एंड पे उन्होंने एक फ्लोरेसेंट चीज़ लगा दी, यानी कि फ्लोरेसेंट सरफेस यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा दिया। और फिर उन्होंने इस टेस्ट में एक कैथोड को यहाँ पुट किया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कैथोड को पुट किया। फिर इस साइड उन्होंने एनोड को पुट किया। अभी कैथोड एनोड क्या है भाई? तो कैथोड एनोड हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड से क्या समझे आप? इलेक्ट्रोड्स यानी कि जो चार्ज्ड मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इस केस में नेगेटिवली चार्ज हमारा कैथोड है और पॉजिटिवली चार्ज एनोड है। जब इन दोनों को एक साथ रखा गया, फिर नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे कहीं देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हाई वोल्टेज सोर्स। दिस हाई वोल्टेज सोर्स को कनेक्ट कर दिया गया कैथोड और एनोड के दोनों एंड से। दे वर सिंपली कनेक्टेड थ्रू अ हाई वोल्टेज सोर्स सो दैट द इलेक्ट्रोक्यूटेड गैस कुड रन थ्रू इट। ओके, तो हम लोगों ने इनसे कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी दोनों एंड से पहुंच चुकी है। अब एक गैस, आयोनाइज्ड गैस, यानी कि जो चार्ज गैस होती है, यानी कि
इलेक्ट्रिकली नेगेटिवली चार्ज गैस वॉज सिंपली पुट इनटू द कैथोड ट्यूब, यानी कि कैथोड ट्यूब में उस गैस को पुट कर दिया गया। तो उससे क्या हमें मिला, उस गैस को जब हम लोगों ने उसके अंदर पुट किया तो हमने देखा, और एक हम लोगों ने नीचे से पंप भी लगा दिया। अब ये पंप नोटिस किए हो तो केयर कर देख लीजिएगा, हम लोग ने पंप भी लगा दिया। तो उसको हम लोग ने देखा तो हम लोग को नोटिस हुआ कि कुछ देवर स्मॉल रेज, देवर थिन रेज विच आर रनिंग फ्रॉम कैथोड टुवर्ड्स एनोड, एंड व्हेन दे हिट द फ्लोरेसेंट सरफेस बिहाइंड दे फॉर्म सम स्पॉट्स। तो अब इन द रेस को जब इधर से इधर जाते हुए देखा गया तो ऐसा कब हो रहा है, ये हाई वोल्टेज सोर्स आप देख पा रहे हो कि नेगेटिव है, इस एरिया में नेगेटिव सोर्स है, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव सोर्स जा रही है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हमारा बना हुआ है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये स्ट्रीम है ये नेगेटिव से नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्योंकि हमारा ये जो कैथोड है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है कैथोड, तो उससे नेगेटिव बीम्स निकल रही हैं। और जो हमारे यहाँ पर ये जो एरिया है ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो जब ये इस साइड जा रहा है तो इन्हें कहा गया कैथोड रेज, दे वर कॉल्ड कैथोड रेज बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड एंड रैन टुवर्ड्स एनोड। आई होप ये आप लोगों को बहुत क्लियर होगा। ये तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई भी बहुत हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जे थॉमसन ने एक अपना कैथोड रे ट्यूब को डिज़ाइन किया और उसमें कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए। ये वही कुछ एडवांटेज है जो हम लोगों ने पिछले बार देखा था। अब देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट, पहला एक्सपेरिमेंट कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बाद। तो हमारा एक्सपेरिमेंट 2 आता है पैडल व्हील। तो पैडल व्हील से हमारा क्या काम है, पैडल व्हील से एक्चुअली काम ये है कि जब ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये रेज इधर से उधर पास कर रही है, तो आप जानते होंगे कि एटॉमिक मॉडल में कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग उसका वेट देखते हैं, ये सब चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि वी सी द फंडामेंटल्स ऑफ द पर्टिकुलर थिंग ऑन विच वी आर स्टडिंग। तो इन्होंने भी भाई ऐसा किया, इन्होंने उस रेस के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा हल्का पैडल डाल दिया, उसको अपैरेटस से सेटअप कर दिया और फिर सेम सेटअप को रन किया। तो जब उसको उन्होंने रन किया तो एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ उन्हें पता चली कि जैसे ही वो रेस इसके आर पार जा रहे तो पैडल मूव कर रहा था। तो इससे क्या हो रहा है, मैं आप लोग इसको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि ये जो पैडल है ये अगर इधर से इधर मूव कर रहा है तो यानी कि ये जो रेस जा रही है इनमें कुछ वेट है, क्योंकि बिना वेट के तो पैडल मूव नहीं हो रहा है। अगर हवा से कोई विंडमिल चल रही है तो हवा में कुछ फोर्स है, यानी कि फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो कि उसके पास कुछ वेव है, यानी कुछ वेट है, इसलिए वो उस साइड जाता है तो वो पैडल मूव करता है। सेम केस यहाँ पे भी है। तो हवा की जगह हम लोग यहाँ पे कैथोड रे को रिप्लेस करते हैं, तो इसके इधर जाने से ये प्रूफ हुआ कि एक्चुअली उस रेज में कुछ वेट भी है। तो इतना जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट में। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट इलस्ट्रेट करता है कि अगर हम लोग ने ये सब तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा डिफ्रैक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि उन्होंने सेम अपैरेटस लिया लेकिन इस बार एक इलेक्ट्रिकली चार्ज पेन लगा दिए दोनों साइड। ओके, तो आप देख पा रहे हैं इन पेन्स को, यहाँ पर कुछ ये जो पेन्स देख पा रहे हो ना आप लोग, यही है वो पेन्स। तो ये पेन्स एक्चुअली चार्ज्ड। तो इन चार्ज से क्या होने वाला है कि अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होगा तो ये जो नेगेटिवली चार्ज साइड है ना, ये वाली नेगेटिवली चार्ज साइड ये इस तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज है तब ये इस साइड मूव कर जाएगा, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली साइड की तरफ मूव कर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट्स नेगेटिव अट्रैक्ट्स पॉजिटिव। तो लेकिन जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उन्होंने जाना कि जो रेज थी वो पॉजिटिव साइड डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे क्या पता चलता है, वी कंक्लूड फ्रॉम हियर दैट these rays are actually charged rays which are negatively charged, क्योंकि negative charge is attracted by positive charge। तो so this is a very easy concept, क्योंकि negative से positive attract होता है, positive से negative, तो positive से हमें negative attract हुआ वो उस साइड डिफ्लेक्ट हो गई। तो ये बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, इंट्यूटिव चीज़ है। तो इससे हमें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक पता चल गया कि ये रेज हमारी नेगेटिवली चार्ज होती हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमारा एक्सपेरिमेंट 4 था जिसमें मैग्नेटिक इसको रीवाइंड चेक करने के लिए, यानी कि नेगेटिवली चार्ज को रीवाइंड चेक करने के लिए, जहाँ पे जे थॉमसन सेट एन apparatus where he set 2 electromagnets on the both ends. He set 2 electromagnets over there like these things.
दीज थिंग्स ही सेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड ही रैन द कैथोड रे अगेन। उन्होंने अपैरेटस को फिर से चालू किया। अब इस बार भी उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली पॉजिटिव चार्ज था उस साइड ही डिफ्लेक्ट हो रही थी, यानी कि कुछ इस साइड, यहाँ पे ये वाला साइड, ये नीचे वाला, इस साइड कुछ डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि ये नेगेटिवली ही चार्ज हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब फाइनली जे थॉमसन ने अपना प्लम पुडिंग मॉडल प्रपोज किया। प्लम पुडिंग मॉडल क्या कहता है कि प्लम पुडिंग मॉडल में हमें बेसिकली ये बात बताई गई कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, एटम है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एटम, वी हैव एन एटम, इन द एटम द पॉजिटिवली चार्ज्ड इज scattered, positively charged is scattered in the whole area of the atom, यानी कि एटम के पूरे एरिया में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज इम्बेड हुए हुए हैं। आप इसे इजीली समझ सकते हैं कि आप एक कुकी लीजिए, उसमें आप चोको चिप्स को गड़ा हुआ देखते हैं, राइट, यू सी चोको चिप्स ओवर देयर। तो जब आप चोको चिप्स को उसको देखते हैं तो आप चोको चिप्स को नेगेटिवली मान लीजिए और जो एक्चुअल बिस्किट है उसको पॉजिटिव मान लीजिए। तो ये था हमारा प्लम पुडिंग मॉडल, यानी कि जो डो जैसे जो हमारा बिस्किट है, मेन डो, उसको वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। यानी कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये वाला जो एरिया, ये एरिया है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये वाला जो साइन है ये नेगेटिवली चार्ज है। यानी कि इस पॉजिटिवली चार्ज डो में नेगेटिवली चार्ज थिंग्स इम्बेड हुए हैं। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने कुछ सर्टेन थिंग्स को नोटिस किया। उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली न्यूट्रल होता है, तो इन्होंने अपना दिमाग यूज़ किया और ये हमें प्रूफ किया। तो हमें प्लम पुडिंग मॉडल में यही पता चलता है कि एक एटम में नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इट हैज़ नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, और हमारा जो पॉजिटिवली चार्ज है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, पॉजिटिवली चार्ज थिंग, द पॉजिटिवली चार्ज डोमेन, इट इज सेंट्रॉइड ऑल अराउंड द एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज कंपोनेंट्स आर एम्बेडेड इन अ पॉजिटिव चार्ज। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ग्रो और थ्राइव करने में मदद करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।